हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉलिड स्टेट को और यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, लेकिन उससे पहले पढ़ाएंगे आपको हम क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल पढ़ाएंगे जो कि अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हम बात करेंगे एक यूनिट सेल में हम कितने पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके यहाँ पे यूनिट सेल थी प्रीमिटिव, जो जिसको हम बेसिक भी बोलते हैं, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सबसे पहले बात करेंगे प्रीमिटिव की। आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन भी होगा। प्रीमिटिव यूनिट सेल, प्रीमिटिव यूनिट सेल। देखिए प्रीमिटिव यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था, नहीं पता कोई बात नहीं, अगर आप चैनल पर नए हो तो देखिए प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो केवल कॉर्नर पे होते हैं और कहीं नहीं होते। वो क्या कहाँ होता है, केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, वो और कहीं नहीं होते। और जो कॉर्नर पे होता है ना, कॉर्नर पे जो होता है कांस्टेंट पार्टिकल, वो अपना पार्टिसिपेट करता है 1/8। ठीक है, 1/8 हिस्सा। देखिए कैसे, सपोज कीजिए मेरे पास कोई यहाँ पे स्फेयर है, अगर मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो केवल ये 1/8 पार्ट मुझे ये वाला मिलेगा। आप डायग्राम में देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर जो होगा। ठीक है, वही बात है, अगर आप किसी सर्कल किसी स्फेयर को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हो तो आपको जो पार्ट मिलेगा 1/8 पार्ट, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन, इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकल लेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन बाई कितने एटम है, 8 एटम प्रेजेंट एट द प्रेजेंट एट द प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कितने होंगे, देखिए 8 कॉर्नर है और पार्टिसिपेशन कितने का है, 1/8 का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1। टोटल हो जाएंगे 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे भाई, जब कॉर्नर पे है तो 1 ही होंगे। ओके, कितने हैं, 1 ही है। तो नंबर ऑफ एटम इन प्रीमिटिव प्रीमिटिव यूनिट सेल कितने होंगे, 1 ही होंगे इसमें। ओके, इसको हम जेड से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल में। ओके, फिर हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, एफसीसी है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मिनट रुकिए जरा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए आप डायग्राम में समझ सकते हो, जो फेस पे होता है, जो पार्टिकल आपके फेस पे होता है, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल, वो 1/2 की शेयरिंग करता है, वो हाफ की शेयरिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए आपकी एक यूनिट सेल में एक फेस पर कितना हुआ, इतना कोई कांस्टेंट पार्टिकल है, कोई दूसरी यूनिट सेल है उसमें ये हुआ। जब आप इन दोनों को मिला दोगे आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये पूरा हो गया। कहने का मतलब 1/2 को मिला के हुआ ना पूरा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेस पर होती है वो कितने की शेयरिंग करता है, कांस्टेंट पार्टिकल वो करता है 1/2 की शेयरिंग, वो हाफ की शेयरिंग करता है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, पहले देखो वही रिवीजन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आप बनाकर देखिए, अगर आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ होता है, तो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, जो एफसीसी है हमारे पास, कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, और 6 फेस है, 6 फेस के सेंटर में होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक नीचे, एक इधर, एक
इस वाली दीवार पर, जहां आप बैठे हो इस तरीके से इस वाली दीवार पर है, और ये वाला, और ये वाला जो होगा वो पीछे वाली दीवार पर होगा, ठीक है, जो आपके बैक में है। तो लिखो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द फेस। अच्छा, कितनी फेस है? 6। कंट्रीब्यूशन कितने का करता है? 1/2 का, ठीक है, 1/2 का। कितना आ गया आंसर? 1, ठीक है। और हम कॉर्नर की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, वो कितना होगा? वो 1 होगा। कैसे? कंट्रीब्यूशन एट द कॉर्नर, मैंने देखो शॉर्ट में लिख दी यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। कितना है? 1/8 की शेयरिंग होती है, और 8 कॉर्नर है, कितना आ गया? 1 आ गया। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यहाँ पर? अरे भाई, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू कितने होंगे? 3 + 4, सॉरी 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। फिर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ध्यान दीजिए। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? हम बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या होता है, वही कहाँ को प्रेजेंट होंगे? तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, और एक बॉडी के बीच में होगा। ध्यान दीजिए, जहाँ आपका सर है, आप अगर सपोज करो कमरे के बीच में बैठे हो, और जहाँ आपका सर होगा, खड़े हो जाते हो आप, जहाँ आपका सर होगा वो क्या है? बॉडी सेंटर, वो क्यूब के बीच में होगा। और ध्यान दीजिए, जो बीच में होगा, जो पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल बीच में होगा, वो किसी भी शेयर नहीं होगा, वो अकेला रहेगा, ठीक है, और पूरा रहेगा। ध्यान दो, बीच में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर कि वो कितने का होगा? 8 कॉर्नर है, 1/8 की शेयरिंग होगी, ठीक है। 1/8 की शेयरिंग कितना होगा? 1 होगा। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी, वो कितना है आपका? वो तो 1 ही होगा पूरा। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे बीसीसी के लिए? 2। बीसीसी के लिए क्या हो जाएंगे? 2, ठीक है। इस बात को एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपको अगर डायरेक्टली याद हो जा कि एफसीसी में कितना होता है, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात होगी, तो बड़ी अच्छी बात होगी। ध्यान दीजिए, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे, प्रीमिटिव की बात करेंगे, तो प्रीमिटिव में z कितना होगा? 1, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके, एफसीसी में कितना होगा? 4, बड़ी अच्छी बात है। और बीसीसी में कितना होगा? 2। अगर आप ये याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ओके। एक बात और देखिए, कांस्टेंट पार्टिकल एजेस पे भी होते हैं, एज किनारों पे, यहाँ पे है ना, एजेस पे भी होते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे कितने की, यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? और ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन एट एजेस,
एट एजेस कितनी एज होती है 12, और ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है पार्टिकल की 1/4 की। तो अगर आप एजेस के लिए निकालना चाह रहे हो तो आपके नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे 3, नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे आपके 3। ऐसा नहीं है कि यूनिट सेल में केवल एजेस भी होंगे, सपोज किया यूनिट सेल में एज पे भी है, यूनिट सेल में एज पे भी है और फेस पे भी है, ठीक है। ऐसे NaCl की स्ट्रक्चर होती है, हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल कहाँ होते हैं एज पे भी होते हैं और फेस पे भी होते हैं। NaCl की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, ठीक है, लेकिन थोड़ा बाद में, ठीक। तो ऐसी कंडीशन वहाँ निकल जाती है, ओके। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। देखिए आपको क्लोज पैकिंग समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। सपोज कीजिए आप कोई नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन जो है 4 या 6 जितने भी पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि जो नेगेटिव आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, वो नेगेटिव आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4 है। ऐसे ही अगर जो पॉजिटिव आयन है वो 4 नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होगा, देखिए जो 4 ये पॉजिटिव आयन है वो कितने से घिरा हुआ है 4 नेगेटिव आयन से, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 4 होगी, ठीक है। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट और क्लोजेस्ट, द नंबर ऑफ नियरेस्ट और क्लोजेस्ट आप कुछ भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ नियरेस्ट ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्लोज पैकिंग क्रिस्टल, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे इन वन डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो आगे भी बात करेंगे, यहाँ तो मैंने किसी और पर्पज से आपको बताई है। जैसे मैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में बताऊंगा, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन आपको थोड़ी यहाँ समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में, जो कांस्टेंट पार्टिकल को देखो, पहली बार जब कांस्टेंट पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे हार्ड स्फीयर। ध्यान दो, हार्ड स्फीयर कंसिडर करेंगे, वन डायमेंशन में होंगे इस तरीके से साइड बाय साइड, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। ये क्या है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। मेरा पर्पज ये था बताने का, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लीजिए, कांस्टेंट पार्टिकल पकड़ लो, मैंने क्या है ये पकड़ लिया मैंने, तो 1 और 2 टच कर रहे हैं इससे, इसकी बात करते हैं 1 और 2 टच कर रहे हैं इससे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 2। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखिए हम वन डायमेंशन में थी, हम केवल इधर को चल रहे थे, एक डायरेक्शन में चल रहे थे, अब हम दूसरे में भी जाएंगे। पहले हम ऐसे चल रहे थे, अब हम ऐसे भी जाएंगे, ओके। चलो देखिए, कुछ नहीं करना, आपने ये रखे थे, टच कर रहा है इसको, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर एक लेयर ऐसे और रख दूंगा। देखिए ऐसा हो रहा है मुझसे, लेकिन ऐसे है नहीं, आपको मैं एक बार डायग्राम भी दिखा दूंगा इनका, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी, ठीक है। ये देखिए ये 2 डायमेंशन में है, इससे हम इसको बोल रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ऐसे भी चल रही है और ऐसे भी चल रही है, लेकिन ध्यान दो 2 डायमेंशन में 2 टाइप से हम पार्टिकल्स को रख सकते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, नोटिस किया कि मैंने एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल रखा, एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल रखा, ओके। इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि अगर कुछ 3D में पैकिंग ऐसी है, मैं उनको यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आ जाएगा, मैं आपको उनसे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे डायग्राम की हेल्प लेनी ही पड़ी, ओके। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, आप देखिए कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल पकड़ लो, मैंने कहा ये पकड़ लिया मैंने, अब देखिए जो ये कांस्टेंट पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल से टच में है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी
इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, अब हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, 2D में ही बात करेंगे, टू डायमेंशन में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ध्यान दीजिए, मैंने एक लेयर इस तरीके से लिखी, आ जाता हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करना। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, ये बात मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। देखिए, मैंने इस तरीके से लिखे है, सपोज करो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस साइड में इसका क्लोज पैकिंग में मैं जैसे इसके नीचे लिख देता, अब मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पार्टिकल बना रहा हूँ, इस तरीके से रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, कुछ लग नहीं रहा है इस तरीके से, अब लगेंगे। मैंने कहा ये एक दूसरे टच में है ये, ठीक है ना। ये इस तरीके से है। ठीक है, ये थोड़ी अलग क्लोज पैकिंग है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब आपसे कोई पूछा कि भाई इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। देखिए, वही देखेंगे, कोई एक पार्टिकल पकड़ो, वो देखो कितने पार्टिकल से, कांस्टेंट पार्टिकल से अटैच है। जितने से टच करेगा, जितने से अटैच होगा, वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल पकड़ लो, सही सा पकड़ लो। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने ये कह दिया। देखिए, कोई मैंने ये कह रहा, ठीक है, वो बीच में वही कह रहा। अब आप देखोगे, जो ये कांस्टेंट पार्टिकल है, इससे भी टच में है, इससे भी टच में है। ध्यान दीजिए, इससे भी टच में है, और ये वाला इससे भी टच में है। ओके, ये वाला इससे भी टच में है। ठीक है, और ये वाला जो है इससे भी टच में है, लेकिन देखो ये कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे, तो ये हेक्सागन बन रहा है। हेक्सागन बन रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग 3D की। देखिए, क्लोज पैकिंग 3D में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा डायग्राम की हेल्प से। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आएगा, उसकी हेल्प से आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे भाई वन डायमेंशन था, यहाँ पे वन डायमेंशन था। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। देखिए, अगर आप, जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर आप जैसे हमने 2D में बनाया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने बताया था आपको कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहे हैं लेयर। अगर हम उसको ए मान लें, ठीक है, तो हम उस लेयर को ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर रखते रहेंगे। ठीक है, रखते रहेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा क्यूबिक लेटाइस निकल के आएगा कोई। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लेटाइस विद ए अरेंजमेंट। ठीक है, फिर दूसरे डायग्राम में आप देखोगे, देखो एक तरीका हो गया क्लोज पैकिंग का। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उससे। आप देख रहे होंगे दूसरे डायग्राम में हमने जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, पहले एक ए लेयर वो रखी, उसके ऊपर इस तरह की लेयर एक और रख दी, इस तरह की लेयर एक और रख दी, तो हमें मिला क्या? ठीक है, हमें मिला क्या? हमें ट्राइंगुलर वॉइड्स मिल गई, ट्राइंगुलर वॉइड्स मिल गई। ठीक है, आपने देखा होगा, एक बार डायग्राम हटाओ भाई। ठीक है, हट जाओ डायग्राम, देखो
आपने इस तरीके से रखी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉइड बन गई ना, यहाँ पे एक खाली जगह बन गई, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड इसका ट्राइंगुलर, तो सारी जगह वही बनेगी, सारी जगह वही बन जाएंगे। डायग्राम लो भाई, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में कई सारी वर्ड बन रही होंगी इस तरह की। हमने इनको नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया ए बी, इस तरीके से नाम दे दिया, किसी को सी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमने जो नीचे वाली है इसको नाम दिया ए, ठीक है, सबको ए नाम दे दिया। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर एक लेयर और रख दी, एक लेयर और रख दी, ठीक है। तो हमने उस एक वॉइड नाम दिया, आपने देखा भी होगा लड्डू के ऊपर ट्रे में रखा होता है ना लड्डू, ठीक है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो उनमें वॉइड बन जाती है। हमने उस दूसरी लेयर की जो वॉइड बनी है उसको नाम क्या दे दिया, वॉइड सी नाम दे दिया। आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, जो वॉइड सी है आपकी वो दूसरे लेयर की वजह से बनी है, ठीक है, वो दूसरे लेयर की वजह से बनी है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लेयर बनती है, दूसरी लेयर, एक वॉइड बनती है, दूसरी लेयर रखती, ध्यान दो। हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम हटती ये रखे थे इस तरीके से, ट्रायंगुलर वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर हम ध्यान दीजिए एक स्फीयर इसके ऊपर और रख रहे हैं, वहाँ पे आपको ब्लैक और रेड में मिलेंगे, मैं यहाँ पे आपको व्हाइट और येलो चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर हमने इसके ऊपर एक और लेयर रख दी, एक और स्फीयर आ गया, अब जो मेरे पास ये बनी है ना वॉइड, इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड बहुत सारी बनेगी इस तरीके से, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बहुत सारी बनेगी, ओके। एक वॉइड और बनती है, एक वॉइड और बनती है, वो कैसे बनती है, वो थर्ड लेयर आने की वजह से बनती है। अगर मैं इनके ऊपर एक लेयर और बढ़ा दूं तो थर्ड लेयर आएंगी, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम ध्यान दो, फिर आओ यहीं पे डायग्राम पे हमारे बोर्ड पे आओ भाई, फिर अगर हम तीन ऐसे रख रहे हैं कांस्टेंट पार्टिकल और इसके ऊपर एक लेयर और रख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, अब एक वॉइड और बनेगी यहाँ पे, एक वॉइड और बनेगी, इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो मैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ, अगर आपसे मैं टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट पार्टिकल से घिरी हुई है वॉइड। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। एक बार डायग्राम अब और देखिए, ध्यान से देखो, इसमें अगर हम इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाना चाहते हैं, थर्ड लेयर लगाना चाहते हैं तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए हमारे पास किस किस तरह की वॉइड बनी, दो तरह की वॉइड बनी, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो आपने अभी देखी, ठीक है। हम इसके ऊपर लेयर बाय लेयर और लेयर रखना चाहते हैं, ठीक है, और लेयर रखना चाहते हैं, हम कैसे रख सकते हैं। देखिए पहला जो तरीका होगा लेयर रखने का, आप डायग्राम में देखिए, दूसरा डायग्राम आएगा आपके यहाँ पे, जो पहला तरीका होगा आपका रखने का, वो तरीका वो होगा, आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कीजिए, यानी सी वॉइड को कवर कीजिए, ठीक है, और आपकी स्ट्रक्चर बनेगी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या पता क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ से बराबर में ही है इसके, ठीक है। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, मतलब आप कोई लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी चौथी पांचवी लेयर इस तरह रखते हो कि आप ऑक्टाहेड्रल लेयर कवर कर रहे हो, ऑक्टाहेड्रल लेयर कवर कर रहे हो, तो जो आपके पास पैकिंग मिलेगी वो मिलेगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके। देखिए इतनी बड़ी बात नहीं थी ये, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाना था, बारी डायग्राम हटा दो भाई, ठीक है, मुझे आपको समझाना था पैकिंग फ्रैक्शन, उस वजह से मुझे यहाँ पे क्लोज पैकिंग समझानी पड़ी, और वह अच्छी बात भी समझनी, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन, पहली बात तो ये, पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे कि पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, स्पेस ऑक्यूपाइड निकाल लेंगे हम परसेंटेज में पैकिंग फ्रैक्शन में। आप देख भी रहे होंगे कि जब भी कांस्टेंट पार्टिकल जो कि हार्ड स्फीयर है एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मतलब
यहाँ पे रखे जाते हैं, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी जगह घेर ले, यहाँ पे बीच में जगह रह जाती है ना। और आपने ऑब्जर्वेशन भी करी होगी, अगर आप किसी स्फेरिकल चीज को रखते हो, 3-4 चीजों को, तो बीच में जगह रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी स्पेस में फिल कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन, पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ क्यों निकालते हैं। देखिए, जितना स्पेस पार्टिकल ने फिल किया है उसको पता लगाते हैं हम, कितना स्पेस फिल किया है पार्टिकल ने। इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, द परसेंटेज। देखिए मुझे स्पेस कम पड़ेगी, मैं इसको हेडिंग को भी रफ करने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles, ठीक है, is known as packing fraction, is known as packing efficiency या packing fraction। ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल में, फटाफट बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। प्रिमिटिव यूनिट सेल, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, क्या मिक्स कर रहा हूं मैं, पैकिंग फ्रैक्शन इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान दीजिए, सुनो, सबसे पहले क्यूब बनाएंगे हम, और इसको हम क्या यूनिट सेल बनाएंगे, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहाँ होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं। हम तो दिखाते हैं इस तरीके से, लेकिन इससे होते तो नहीं। देखिए ये कॉर्नर पे टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया। मैं इसको थोड़ा अलग बना के दिखा रहा हूँ, उसको नाम भी देंगे ए बी, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ अलग से, बीच में यहाँ से जो पॉइंट है ए, हम इसको पॉइंट का नाम दे दिया बी, ये लाइन क्या होगी ए बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, सपोज द एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए कह दिया मैंने, एज लेंथ, एंड द रेडियस ऑफ जो स्फेयर है, क्या मान लूंगा इनको मैं, रेडियस ऑफ स्फेयर मैंने कह दिया आर। ओके, मैंने क्या कह दिया आर। तो एक बात बताइए, अगर इनकी जो रेडियस है वो आर है, यहाँ पे यहाँ तक आर है, और जो एज लेंथ है वो ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर मीन्स 2r, आर प्लस आर मीन्स 2r। ओके, अच्छा, इस पूरी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम है यहाँ पे। देखिए हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, स्टार्ट यहीं से, ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे प्रिमिटिव के लिए। देखिए 8 कॉर्नर है और 1/8 की शेयरिंग होगी, कितने हो जाएंगे टोटल, 1 हो जाएंगे। अच्छा, सबको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है, 1 × 4/3। देखिए 2 के लिए निकाल रहे हैं अगर हम, तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, में 1 के लिए निकाल रहा तो 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अच्छा एक बात और, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल
वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है? अरे यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब ए क्यूब आ जाएगा। सबको पता होगी बात, ये ए क्यूब आ जाएगा। अच्छा ठीक है फिर, तो अब क्या करते हैं हम? अब निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। देखो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? ध्यान दीजिए, अपन में लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल है? एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है? कितने पार्टिकल है? एक पार्टिकल है, उनका वॉल्यूम कितना निकलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? देखिए आर की वैल्यू तो आप ना रखिए, एक वैल्यू रख लो, वो एक ही बात हो जाती है। आर क्यूब ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ध्यान दीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? ये देखिए रिलेशन है रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में। एससीसी के लिए अलग आएगा और बीसीसी के लिए अलग आएगा। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम होता है नेट का, वो एमएससी के बाद होता है, वहाँ पे भी एफसीसी में, एफसीसी के लिए या बीसीसी के लिए रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ पूछ लेते हैं 2 नंबर में। ओके, तो चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 2r और इसकी पावर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 3.14 या 22/7 आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब इन नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद मुझे याद है, जब मैं आप वीडियो बनाने के तैयार हुआ था मैंने याद की थी, कितनी होती है? 0.524, लेकिन हमें तो परसेंटेज में चाहिए। क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी परसेंटेज? कितनी आएगी परसेंटेज में? 52.4%, 52.4%। ठीक है, देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, तो आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताइए मुझको, कुछ कमी होगी तो वो भी बताइए। ठीक है, खूबी तो ना भी बताइए, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ कमी होगी वीडियो में तो पक्का बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, फिलहाल आप वीडियो पॉज कीजिए और इन सबको नोट कर लीजिए। तो ये सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितनी होती है इसमें? ध्यान दीजिए, पता लगाएंगे। चलो शुरू करते हैं, हमें जगह थोड़ी बचानी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले वही बात, हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सबको पता होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से, ए बी सी इसको नाम देता हूँ। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस होगी ना, जो सबसे लंबी एज होगी क्यूब की, आपको क्यूब में पता चल जाएगी, ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होगी, उसका स्क्वायर। ठीक है, और दो जो छोटी लाइन होंगी, मतलब ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, वो इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं। ध्यान दीजिए, एक बात और मजेदार बात है, पहले बना दूं मैं यहाँ पे। नाम दो उसका जरा। ये एफसीसी होगा, तो एफसीसी कहाँ होंगे? एक तो यहाँ पर होंगे कॉर्नर पर, कॉर्नर पर होंगे एक तो, और फेस पर होंगे। देखिए मैं एक एक फेस पर बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा फेस पर नहीं बना रहा। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी, आप कोई सी फेस ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप यही फेस लो, आप कोई सी फेस ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये वाली फेस ले ली, इसको नाम दिया मैंने ए बी और सी, ऐसे ही जैसे हमने ट्रायंगल को नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो फेस पे है ना,
वो टच होंगे, जो कॉर्नर पे है वो टच नहीं होंगे। ठीक है, हम वही बनेंगे यहाँ पे। सपोज द एज लेंथ ऑफ क्यूब ए, जब क्यूब की एज लेंथ क्या होगी, ए होगी, सबकी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, एंड द रेडियस ऑफ एटम आर। ठीक है, ये तो बात लिखने की जरूरत है नहीं, हमने पहले लिख दी थी, आपको बता दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के। ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए बी की वैल्यू होगी मेरे पास ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वो बी स्क्वायर होगी। टोटल कितना आ गया, 2a स्क्वायर। ओके, एक बात बताइए, अगर मैं इसका यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए पहले से स्क्वायर था वो बाहर ले लिया और मैंने 2 को अंडर रूट में ले लिया। अब ए सी क्या है, उनको जैसे तो ए सी है। ठीक है, ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे देखें, एक एटम यहाँ पे है, ए वाला पॉइंट ए है, ये वाला यहाँ पे हो गया, ये वाला एटम यहाँ पे होगा, और हम अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ध्यान दीजिए पॉइंट क्या था मेरे पास ए, ये पॉइंट क्या है मेरे पास सी, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो इसकी रेडियस कितनी होगी आर, इसकी रेडियस कितनी होगी आर, इसकी रेडियस कितनी होगी आर, इसकी रेडियस कितनी होगी आर। तो मेरे पास टोटल एसी क्या हो गया, मेरे पास टोटल एसी क्या हो गया, 4r हो गया, आर प्लस आर मीन्स 4r। ओके, एक बात ये, दूसरा बहुत ही अच्छी बात है, वैसे एसी है क्या, ये तो वैल्यू होगी 4r इसकी, एसी है क्या, एसी है फेस डायगोनल, एसी क्या है, फेस डायगोनल। वो कितना होता है एफसीसी के लिए, a√2, a√2, वैसे कितना हो गए 4r, विच मीन्स a√2। हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कितने होते हैं यहाँ पे, हाँ कर लो, पेज बना रहा हूँ मैं, है ना। इन एफसीसी कितने होते हैं, अरे एक तो कॉर्नर पे होंगे, 8 कॉर्नर है, 1/8 की शेयरिंग होगी, प्लस और कहाँ होते हैं, फेस पर होते हैं, कितने फेस है, 6 फेस है, फेस पे कितने की शेयरिंग होती है, हाफ की, तो 1 और 3 हो गया, कितना हो गया 1 + 3 मीन्स 4 हो गया ना। नंबर ऑफ एटम कितने आ गए मेरे पास, 4 आ गए। ठीक है, सुनो, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर कितने हैं मेरे पास, 4 स्फेयर है, वहां पर लिखा था हमने प्रीमिटिव में वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर, 4 स्फीयर वो कितना आता है आपका, 4 इंटू, हाँ लिख लो इसको, नहीं लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 4/3 πr³, ये कितने का हो गया, 1 का हो गया, और 4 के लिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा वो एक क्यूब होता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन या स्पेस ऑक्यूपाइड कितना आएगा मेरे पास, ध्यान दो, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आएगा a³, ध्यान दीजिए 16 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 4 में, 16/3 3.14 और r³ अपॉन a की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे a की वैल्यू होगी आपकी 4r/√2, तो 4r/√2, इसकी हम क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो r से r कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ध्यान दो, जब इसको क्यूब r पे भी है, 4 पे भी है और √2 पे भी है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये कुछ नंबर्स बच गए, इन नंबर को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास आएगा एफसीसी के लिए, वो आएगा मेरे पास 0.47, हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, इतना हो गया परसेंट, आंसर कितना आएगा मेरे पास 74%। ये क्या आ गया मेरे पास, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया एफसीसी के लिए।
ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए। मैं देखो अब भी कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बता दीजिए मुझको, ठीक है। मैं पक्की बात है उसको नेक्स्ट वीडियो में, या कोई माइनर प्रॉब्लम है आपकी तो उसको कमेंट में ही मैं सोल्व कर दूंगा। ओके, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए समझ के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसमें कर लेंगे, हम यहाँ पे बस बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल लिख लेंगे, ठीक है। क्यूब बनाएंगे, यूनिट सेल बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे इस बार बनेगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, ये तो हमारा फेस डायगोनल, देख कैसे ही लिख लीजिए, मैंने पिछली बार ऐसे लिखा था, इस बार मैंने ऐसे लिख लिया। और ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। एक ऐसे बॉडी डायगोनल, अगर आप किसी रूम का कोई कॉर्नर देखिए और उसका जो अपोजिट कॉर्नर है, ठीक है, उन दोनों को मिला दीजिए तो ये ऐसे ही है। अभी देखिए ये वाली फेस कौन सी है आपकी, ये वाली फेस है आपकी आपके बैक वाली। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपके बैक वाली है, मैंने कोई वो कॉर्नर लिया होगा, और जो ये वाली फेस है मैंने उसके ये वाला जो कॉर्नर है इधर, उन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये फेस डायगोनल हो गया, ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। नाम दे दो इसका, इसको नाम दे ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ओके, फेस डायगोनल है, हमारे फेस डायगोनल की लंबाई पता है, हमें थोड़ी देर पहले निकल ली थी। ओके, बॉडी सेंटर्ड है, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ होगा और कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ये बात आप भूलिए मत, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले तो हम वही मानेंगे, सपोज द एज लेंथ ऑफ क्यूब ए एंड द रेडियस ऑफ एटम आर, सब पहले जैसे। ओके, और यहाँ पर हाइपोटेनस जो हम लगाएंगे, ध्यान दो, इसकी लंबाई तो हमें पता ही है, पहले लिखना है फेस डायगोनल। अभी हमने एफसीसी की जो डेरिवेशन था वहां से निकला, कितना निकला, फेस डायगोनल a√2। ओके, यहाँ पे फेस डायगोनल कितना है, ए बी है फिलहाल, यहाँ पे फेस डायगोनल ए बी है ना, हम इसको, इसका यूज होगा बाद में, होगा भी होगा। अब इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इसका नाम डी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल भी यहाँ पे इसका यूज ही नहीं होना, ट्राइंगल ए बी डी का हमने यूज पहले ही कर लिया इसका। जो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, और सुनो हाइपोटेनस क्या है इस बार, इसमें ध्यान दो, ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल होगा आपका, तो इस बार हाइपोटेनस होगी इसमें सी, ए सी, ठीक है, ए सी, इसमें इस बार हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस मीन्स ए सी का स्क्वायर ये वाला, और ए बी का स्क्वायर, और सम होगा बी सी के स्क्वायर के, सम होगा बी सी के स्क्वायर के। ध्यान दो ए बी क्या है मेरे पास, फेस डायगोनल है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी a√2, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी सी कितना है, ए एज लेंथ, अरे भाई बी सी ए है ना, बी सी तो हमारे पास ए है, एज लेंथ स्मॉल ए, ये रहा, हमने इसको रखी ए स्क्वायर, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये ए सी के स्क्वायर, एक ए सी के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो ये आएगा हमारे पास, दो ये हैं और एक ये, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि आपका 3a स्क्वायर। ए सी क्या है मेरे पास, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कितना होगा मेरे पास, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे इसका हम, ए सी कितना हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा और अंडर√3। वैसे ए सी है कितना, ध्यान दो, अभी ए सी लाइन है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, और एक पार्टिकल यहाँ पे, आप ऐसे चलोगे, आर चलोगे, रेडियस आर वन रखी, आर आर और ये आर, तो यहाँ पे पॉइंट कितना है मेरे पास, सी। तो मुझे बताइए ए से सी तक की लंबाई कितनी है, 4 हो जाएगी ना, आर प्लस आर प्लस आर, 4 आर जुड़ेंगे मेरे पास, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा।
तो AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4R A√3। अच्छा, नंबर ऑफ एटम इन BCC कितने होते हैं 2 होते हैं। कैसे 8 इंटू 1/8 कॉर्नर है 1/8 की शेयरिंग प्लस एक बॉडी में है, टोटल कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर कितने होते हैं 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब क्या करना है हमें, अब तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है A क्यूब। भाई ये बात सबको पता चल गई होगी। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। सॉरी, क्या हो गया ये, पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर, जितने भी स्फेयर हो यूनिट सेल में 1 2 3 4 जितने भी हो, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर कितना होता है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा A क्यूब। अब मुझे A की वैल्यू क्या पता है, A की वैल्यू बिल्कुल पता, देखिए यहाँ से निकलेगी A की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी A इजक्वल टू 4R/√3। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया था इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही याद रहता है। भाई FCC के लिए 4R इजक्वल टू A√2, BCC के लिए 4R इजक्वल टू A√3, ऐसे आसान होता है याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4R/3, ये मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चल जाएगा 4R/√3, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 8/3 आ जाएगा, पाई आर क्यूब वही करेंगे 4R/√3 और इसकी क्यूब। ध्यान दीजिए आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पे जब ये क्यूब पूरे में है आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर बचा है इसकी वैल्यू कितनी है 3.14। देखो बच्चे मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है इसकी, आप एक बार करके देख लो तसल्ली के लिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी 0.68, कितनी आएगी 0.68। बात परसेंटेज में करते हैं तो कितनी परसेंट आएगी 68। कैसे, मैंने यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आ गया 68%, 68%। देखिए हमारे पास अभी इतना मटेरियल तैयार हो गया, अगर आप देखें तो, कि हम न्यूमेरिकल करा सकते हैं, ठीक है, और जो कंपटीशन के लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आगे के लिए भी यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ओके, और इन सब को नोट कीजिए। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को बताइए। ओके।